नमस्कार प्रिय मित्रों। आखिर स्त्री का वह कौन सा अंग है जो हर पति को पसंद होता है, और तो वह कौन सा अंग स्त्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका फिर एक बार हमारे धार्मिक कथाओं के चैनल ज्ञान गंगा पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, चंदनपुरी नगरी में एक राजा राज करता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने अपनी कुलदेवी से मन्नत मांगी कि उसके वहां एक पुत्र हो जाए तो वह देवी का एक बहुत भव्य मंदिर बनवाए। दोस्तों, देवी की कृपा से राजा की पत्नी को एक पुत्र का प्राप्त हुआ। राजा को बहुत खुशी की अनुभूति हुई। राजा ने अपने वचन के अनुसार देवी का एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया जो शहर से बाहर रास्ते के नजदीक था। हर आने जाने वाले को उस मंदिर में देवी के दर्शन करके ही जाना होता था। जो कोई व्यक्ति जैसी मनोकामना मांगता उसकी वह इच्छा देवी की कृपा से पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे राजा का बेटा बड़ा होता चला गया। मंत्री के बेटे से उसकी गहरी मित्रता थी। इधर राजा भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन मंत्री ने राजकुमार को यह खबर दी कि इस समय राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है। वह आखिरी सांस भर रहे हैं। मरने से पहले एक बार आपको देखना चाहते हैं। यह खबर सुनकर राजकुमार तुरंत भागते भागते अपने पिता के पास गए। राजा ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, यह हमारे मंत्री अब तुम्हारे पिता के समान है। तुम सदैव उनकी बात मानना, इनके द्वारा सुझाए गए रास्ते पर ही चलना, जिससे तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। इतना कहकर राजा मर गया। राजा के मरने के बाद राजकुमार को नया राजा बना दिया जाता है। राजकुमार अपने मंत्री की सलाह के बिना कोई काम नहीं करता था। एक दिन मंत्री राजकुमार को महल के कमरे दिखा रहे थे। उन्होंने सारे कमरा खोल खोल कर दिखा दिया, परंतु एक कमरा खोलकर नहीं दिखाया। तब राजकुमार ने उस कमरे को भी खोलकर दिखाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने वह कमरा दिखाने से मना कर दिया और बोले, राजकुमार क्षमा करना, यह कमरा काफी दिनों से बंद पड़ा है। राजा साहब ने आपको यह कमरा ना दिखाने का आदेश दिया था। मंत्री के मना करने के बाद भी राजकुमार उस कमरे को खोलकर दिखाने का जिद करने लगा। तब राजकुमार का मित्र और मंत्री का बेटा कहता है, पिताजी, जब राजकुमार कह रहे हैं तो इस कमरे को खोलकर दिखा क्यों नहीं देते? आखिर यह महल, कमरे, राजपाट सब राजकुमार का ही तो है। अब तो हमारे राजा यही है और इनका आदेश मानना ही हमारा धर्म है। अपने बेटे के कहने पर मंत्री ने वह कमरा खोल दिया। राजकुमार मंत्री के बेटे के साथ उस कमरे में गया। कमरा बड़ा ही सुंदर था। उस कमरे में खासियत यह थी कि दीवारों पर तरह तरह की सुंदर राजकुमारी की तस्वीर लगी हुई थी। उनको देखते देखते एक तस्वीर पर राजकुमार की नजर टिक गई। उसने अपने मंत्री से पूछा कि यह सुंदर मोहिनी सूरत वाली यह कौन स्त्री है? मंत्री ने बताया कि यह कलित देश के राजा मध्यपरा चंद्रकला है। इसके रूप रंग की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इससे विवाह करने के लिए अनेकों राजकुमार गए, पर कोई लौटकर वापस नहीं आया। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, मंत्री जी, मैं भी आज से एक प्रण करता हूं कि मैं ब्याह करूंगा तो इसी राजकुमारी से, वरना जीवन भर कुंवारा बैठा रहूंगा। राजकुमार के मित्र मंत्री के बेटे ने भी इस बात में राजकुमार का समर्थन किया। बोला, मित्र, यही राजकुमारी तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है। प्रिय मित्रों, दोनों का नया नया खून था। किसी युद्ध से अभी तक सामना नहीं हुआ था, इसलिए उनका रक्त उबले मार रहा था। उन्होंने बूढ़े मंत्री की एक भी बात नहीं सुनी। बूढ़ा मंत्री उन्हें समझाते हुए बोला, देखो, कलित द्वीप पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। 7 समुद्र को लंघकर ही वहां पहुंचा जा सकता है, और यदि वहां किसी तरह से पहुंच भी गए तो राजकुमारी चंद्र कलावती तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे असंभव कार्यों को करना मूर्खता होगी। मंत्री के बार बार समझाने पर भी वह दोनों नहीं माने। राजकुमार ने मंत्री के बेटे को अपने साथ लिया और रास्ते के लिए कुछ जरूरी सामानों को रखकर घोड़े पर सवार होकर दोनों चल दिए। चलते चलते पूरा दिन बीत गया। शाम हो गई तो उन्होंने एक जंगल में एक पेड़ से अपने घोड़े को बांध दिया और वही खाया पिया और रात बिताने के लिए उसी सुनसान जंगल में ठहर गए। जब मध्य रात्रि का समय हुआ तो एक परियों का उड़न खटोला इस सुनसान जंगल में आकर उतरा। परियों की रानी ने जब 2 युवकों को उस सुनसान जंगल में सोते हुए देखा तो परियों की रानी राजकुमार की सुंदरता पर मोहित हो गई। परियों ने उन दोनों को सोते हुए ही उठा लिया। जब राजकुमार और उसके मित्र की नींद खुली तो उन्होंने अपने आप को परियों से घिरा पाया, तो वह डर गए और हाथ जोड़कर बोले, हे पारियों, हमें यहां से जाने दीजिए। रानी परी कहने लगी, चले जाना, पर जाने से पहले तुम्हें हमसे विवाह करना होगा। राजकुमार कहने लगा, परियों की रानी, इस समय हम एक जरूरी उद्देश्य की पूर्ति हेतु घर से निकले हैं। यदि हमारा काम बन गया तो हम तुमसे विवाह जरूर करेंगे। तब वह रानी पूछने लगी, क्या उद्देश्य है तुम्हारा? राजकुमार जवाब दिया, हम कलित द्वीप की राजकुमारी चंद्रकला से विवाह के लिए जा रहे हैं। समय मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। यदि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए तो मैं आपको वचन देता हूं कि वापस लौटते समय मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा। तब परियों की रानी बोली,
हे राजकुमार, कलित द्वीप तक पहुंचना मनुष्य के बस की बात नहीं है। राजकुमारी चंद्रकला बिना देवीय शक्ति के आपको प्राप्त नहीं हो सकती। यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगी जिसकी सहायता से तुम्हें राजकुमारी चंद्रकला आसानी से मिल जाएगी और तुम कलित द्वीप तक आसानी से पहुंचने में सफल रहोगे। राजकुमार यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और परी से बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगा। इतना सुनकर परी ने अपना उड़न खटोला और एक अंगूठी उन्हें दे दी और कहा, देखो, इस उड़न खटोला की सहायता से तुम पल भर में कलित द्वीप में पहुंच जाओगे और यह कोई मामूली अंगूठी नहीं है। इसमें यह करामात है कि जब तक तुम्हारी उंगली में पड़ी रहेगी तब तक कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, ना किसी का जादू टोना तुम पर असर करेगा। अंगूठी और उड़न खटोला देकर वह परी आकाश में उड़ गई। इधर राजकुमार और उसका मित्र उड़न खटोले पर बैठकर कलित द्वीप को चले गए। वहां पहुंचने पर उन दोनों ने परी की दी हुई चीजों को आपस में बांट लिया। अंगूठी को राजकुमार ने ले ली और उड़न खटोला मंत्री के बेटे के पास रह गया। जब यह दोनों राजकुमारी चंद्रकला के नगर में पहुंचे तो शहर का जो मुख्य दरवाजा था वहां उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया का घर है। राजकुमार ने सोचा कि नगर में तो आ ही गए हैं, क्यों ना इस बूढ़ी माँ के पास पहुंचकर कुछ जलपान किया जाए और राजकुमारी के संबंध में कुछ बातचीत भी कर ली जाएगी। पर उन्हें यह नहीं मालूम था कि वह बुढ़िया एक दुष्ट जादूगरनी है। वह आए हुए अतिथि को जलपान कराकर उन पर अपना जादू चलाकर उन्हें लूट लेती है। राजकुमार से विवाह की आस लेकर जो भी राजकुमार वहां आता था वह बुढ़िया उन पर जादू चलाकर उन्हें लूटकर मक्खी मच्छर और छिपकली बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इसीलिए आज तक कोई राजकुमार चंद्रकला के पास तक नहीं पहुंच सका। सारे राजकुमार तो उस जादूगरनी बुढ़िया के यहाँ मक्खी मच्छर बने चिपके हुए थे। उसे बुढ़िया को देखकर मंत्री के बेटे को कुछ संदेह हुआ। उसने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम जाओ, तब तक जलपान करो, मैं यहां पर खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। राजकुमार जब उसके पास पहुंचा जलपान किया तब उसे बुढ़िया ने अपना जादू चलाया, पर उसके जादू का राजकुमार पर असर नहीं हुआ, क्योंकि वह रानी परी की दी हुई अंगूठी पहने हुए था। बुढ़िया एकदम समझ गई कि जरूर इसके पास कोई जादू को काटने वाली चीज है। अब तो वह मीठी मीठी बातें करती हुई बोली, अरे बेटा, तू मुझे पहचान नहीं पाया, मैं तेरी मौसी हूं, तुझे बचपन में देखा था तब से लेकर। अब तो तू काफी बड़ा हो गया है। ऐसी मीठी बातें कहकर वह दुष्ट बुढ़िया उस राजकुमार के गले से लिपट गई और बातों ही बातों में उसने राजकुमार की उंगली से अंगूठी निकाली और उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। काफी देर के बाद भी जब राजकुमार नहीं लौटा तो मंत्री के बेटे को संदेह हुआ कि जरूर इस बुढ़िया ने उसे गायब कर दिया है। यदि मैं भी गया तो ये कहीं मुझे भी गायब न कर दे। यही सोचकर मंत्री का बेटा उड़न खटोला पर बैठकर वहां से लौटकर उसी परियों वाले जंगल में आ पहुंचा। और रात्रि में जब परी आई तो मंत्री के बेटे ने उन्हें सारी बात बताई कि एक बुढ़िया ने राजकुमार को गायब कर दिया है। रानी परी ने जब यह सुना तो सारा रहस्य समझ गई। उसने बताया कि उस जादूगर बुढ़िया ने राजकुमार की अंगूठी चुरा ली है और राजकुमार को अपने जादू से मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया है। अब तो एक ही उपाय है। समुद्र के बीच में एक छोटा सा द्वीप है जिसमें हजारों की संख्या में ताड़ के पेड़ है। वह ताड़ का जंगल हिंसक पशुओं, शेर, चीता, भालू आदि से भरा पड़ा है। इस वन में एक ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है जिसमें एक चिड़िया बंद है। इस चिड़िया के अंदर उस जादूगरनी के प्राण है। यदि तुम उसे मार डालो तो वह बुढ़िया अपने आप मर जाएगी। परी के बताए तरीके अनुसार मंत्री का बेटा उड़न खटोला पर बैठकर इस ताड़ के वन में पहुंच गया और उसे पिंजरे को उतार लाया। पिंजरे में बैठी हुई चिड़िया की गर्दन उसने मरोड़ दी। जैसे ही चिड़िया की गर्दन मरोड़ी उधर बुढ़िया भी अपने आप मर गई। अब तो मंत्री का बेटा उसे बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा बुढ़िया मरी पड़ी है। उसने तुरंत उसके हाथ से अंगूठी निकाल ली। राजकुमार ठीक होकर दीवार से छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने अब तक जिन राजकुमारों को मक्खी मच्छर छिपकली बनाया था वह सब ठीक हो गए। उन सब ने मंत्री के बेटे का बड़ा आभार प्रकट किया कि तुमने आज हमें इस बुढ़िया के बंधन से आजाद कर दिया। अब हम अपने देश लौटकर अपने माता पिता, भाई बहन से मिल सकेंगे। मुद्दतें हो गई झोपड़ी में मक्खी मच्छर बने हुए सभी राजकुमारों के आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बार बार उन दोनों को धन्यवाद दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने वहीं पर बारात सजाई और उन समस्त राजकुमारों को बाराती बनाया और लेकर रानी चंद्रकला के द्वार पर बड़ी धूमधाम से चंद्रकला के साथ विवाह हुआ और अपने देश को लौट आए। जब राजकुमार चंद्रकला से विवाह के लिए घर से निकला था तो उसने अपने नगर से बाहर देवी के मंदिर में यह मनौती मांगी थी कि यदि राजकुमारी चंद्रकला से विवाह में कामयाब हुआ तो मैं देवी के आगे अपनी बलि दूंगा। वचन के अनुसार राजकुमार अपनी पत्नी और मित्र को लेकर घर नहीं गया, बल्कि इस मंदिर में पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और मित्र को वहीं रोक दिया और अकेला ही मंदिर में प्रवेश कर गया।
मंदिर में जाकर उसने तलवार से अपना सिर काटकर देवी को चढ़ा दिया। काफी देर के बाद भी जब वह मंदिर से लौटकर नहीं आया तो उसका मित्र मंत्री का बेटा उसे देखने के लिए अंदर गया। वहां पहुंचकर मित्र का कटा हुआ सर देखा तो वह घबरा उठा। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है, कोई यह तो समझेगा नहीं कि उसने अपना सर स्वयं चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि राजकुमार की सुंदर स्त्री को देखकर मंत्री के बेटे की नीयत खराब हो गई, इसलिए उसने अपने ही मित्र की हत्या कर दिया। इससे तो अच्छा है कि यह कलंक लगने से पहले मैं भी अपना सर काट दूं। इतना कहकर मंत्री के बेटे ने भी तलवार से अपना सर धड़ से अलग कर दिया। काफी देर के बाद जब मंत्री का बेटा भी लौटकर नहीं आया तो राजकुमारी चंद्रकला स्वयं उन्हें देखने के लिए भीतर गई और वहां का नजारा देखकर वह भी हैरान थी। उसके पति और उसके मित्र के सर कटे पड़े थे। चंद्रकला सोचने लगी कि दुनिया वाले मुझे हथियार इन समझे मुझ पर कलंक लगाएंगे कि जरूर इसका किसी पर पुरुष से संबंध होगा, इसीलिए इसने अपने पति और उसके दोस्त की हत्या कर दी। यह कलंक लगने से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। इतना कहकर उसने तलवार से जैसे ही अपना शीश काटना चाहा, देवी मां तुरंत प्रकट हो गई और उसका हाथ पकड़कर कहा, हे मेरी पुत्री, ठहर जाओ, मैं तुम्हारी नेक दिली से प्रसन्न हूं, तुम मुझसे अपना वरदान मांग सकती हो। आज जो भी तुम मांगो वह मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगी। राजकुमारी कहने लगी, हे मां शेरावली, मेरे पति और उनके दोस्त जीवन दान दे दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। देवी ने कहा, हे पुत्री, मैं इन दोनों अभी जीवित कर दूंगी, मगर तुम इनके शिष्य धड़ से जोड़ दो। फिर चंद्रकला ने वैसा ही किया, लेकिन जल्दी जल्दी में उसने एक का सर दूसरे के धड़ पर में ला दिया। देवी ने उन दोनों को जीवित कर दिया। अब उसने देखा कि यह क्या हो गया। मेरे पति के शरीर पर मंत्री के बेटे का सर जुड़ गया। अब क्या करूंगी, किसे अपना पति स्वीकार करूं? चंद्रकला असमंजस में पड़ गई और कहने लगी, हे मां, मैं तो आज स्वयं ही धर्म संकट में पड़ गई। यहां जिस धड़ पर मेरे पति का शिष्य लगा है वह शरीर उसके मित्र का है। वह दोनों उसे स्त्री के लिए झगड़ने लगे। एक कहता यह मेरी स्त्री है, दूसरा कहता यह मेरी स्त्री है। अब तो वे दोनों झगड़ते हुए फैसला करने के लिए राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे तो राजा विक्रमादित्य ने समझाया, देखो, नदियों में उत्तम गंगा है, पर्वतों में उत्तम सुमेरु पर्वत है, वृक्ष में कल्प वृक्ष है और अंगों में प्रमुख सर है। एक हाथ ना रहे तो भी मनुष्य जिंदा रह सकता है, दो हाथ ना रहे तो भी जिंदा रह सकता है, दोनों पैर कट जाए तो भी जीवित रह सकता, पर यदि सर ना रहे तो शरीर प्राणहीन हो जाता है। जिस धड़ पर राजकुमारी के पति का सर है वही उसका पति है, सर के बिना कुछ नहीं है। अब तो चंद्रकला ने जिस धड़ पर अपने पति का सर रखा था उसे ही अपना पति मान लिया और उसने जाकर रानी से अपना विवाह कर लिया। दोस्तों, इस प्रकार दोनों अपने नगर लौट आए। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पत्नी के लिए पति का कौन सा अंग जरूरी होता है। तो मित्रों, आशा करती हूं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। और एक स्त्री को सबसे प्रिय अपने का शिष्य होता है और वह उसी से प्रेम करती है। मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। अधिक धार्मिक जानकारी के लिए हमारे ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहे। आप सभी का धन्यवाद।